हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो ये है 17 अक्टूबर करंट अफेयर्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है गाइस, आप इनको डेली बेसिस कवर करते रहिएगा। कोई भी आपका डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, सेशन है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, इनको आप डेली बेसिस कवर करते रहिएगा। जितनी भी चीज़ें आती हैं, जितने भी इसमें पॉइंट्स आते हैं, उन सभी को ध्यान रखिएगा। बार बार रिवाइज करते रहिएगा। पीडीएफ ले लीजिए, आप इन पीडीएफ से बार बार इसको रिवाइज करते रहिएगा, नहीं तो वीडियो को बार बार देख लीजिएगा। वीडियो सभी फ्री हैं, आप देख सकते हैं। और कितनी बार भी इनको देखते रहिएगा, जिससे कि आपके जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सब के सब कवर हो जाए। आगे आने वाले एग्जाम में, कोई सा भी आप एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे यूपी में हो, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे यूपीएससी में हो, सभी के लिए ये इन करंट अफेयर्स को कवर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किए गए हैं। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो छूट जाएगी, सबका सब आपका वहाँ पे पूरा होकर आ पाएगा। गाइस, मैं चाहूँगा कि एफआरओ मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप एफआरओ मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। पटवारी लेखपाल एग्जाम के लिए और फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए, यानी कि ग्रुप सी के एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, तो उसको ज्वाइन करा जा सकता है। आर सचिवालय का फुल प्रिपरेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये बहुत ही शानदार बैच चल रहा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन करने से यूपी पीसीएस 2023 की तैयारी भी हो सकती है। अगर आप यूपी पीसीएस देना चाह रहे हैं तो उसकी तैयारी भी आप कर लेंगे। यूपीएससी की तैयारी भी बहुत हद तक हो जाएगी। बहुत चीज़ें ऐसी हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो यूपीएससी की भी इसमें कवर हो सकती हैं, होती रहेंगी। और आप इसमें लगातार तैयारी करते रहेंगे। सब चीज़ें यहाँ पे दी जा रही हैं, करंट अफेयर्स यहाँ पे दी जा रही है, सारा कंटेंट यहाँ दिया जा रहा है। डेली एमसीक्यू टेस्ट की प्रैक्टिस यहाँ पे हो रही है, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस डेली हो रही है। यहाँ पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ सब दी जा रही है और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस भी चल रही है। इन सभी को ज्वाइन करने के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं। GS1 से न्यूज़ आ रही है, हिस्टोरिकल न्यूज़ आ रही है कि ASI ने, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, भारत का जो सर्वेक्षण विभाग है, उसने बुद्धिस्ट केव्स को फाइंड किया है और मंदिरों को फाइंड किया है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की जो लोकेशन है उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है मैप में। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, अर्लियर दिस ईयर डिस्कवर्ड बुद्धिस्ट केव्स एंड स्तूपास। तो बुद्धिस्ट केव्स हैं, यानी कि बौद्ध गुफाएं हैं, और स्तूप हैं, उनकी डिस्कवरी की गई है ब्रह्मी इंस्क्रिप्शंस की, डेटिंग बैक टू द 2nd सेंचुरी। तो दूसरी शताब्दी, यानी कि हम अभी 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं और हमने दूसरी शताब्दी की खोज की है, यानी कि आप कह सकते हैं 1900 साल पुरानी जो चीज़ें थी उनकी खोज की गई है। एंड हिंदू टेम्पल्स फ्रॉम द 9th, 10th, 11th सेंचुरीज। और जो हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के जो टेम्पल्स हैं 9वीं और 11वीं सेंचुरीज़ के, यानी कि 800 से लेके 1000 AD के आसपास के जो मंदिर हैं, यानी आज से 1000 साल पुराने जो मंदिर हैं, उनकी खोज भी की गई है। एंड पॉसिबली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वराहा स्कल्पचर ऑल्सो डेटिंग टू द सेम पीरियड। और दुनिया का सबसे बड़ा जो वराहा स्कल्पचर है उसकी खोज भी वहाँ पे की गई है, एट द बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इन MP। तो कहाँ पे की गई है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में की है। ये इंपॉर्टेंट बात है। कहाँ पे? MP में। द वराहा स्कल्पचर इज अमंग द मैनी मोनोलिथिक स्कल्पचर। देखिए, मोनोलिथिक का मतलब क्या है? मोनो का मतलब होता है एक, और लिथिक का मतलब होता है पत्थर। जब कोई चीज़ एक ही पत्थर से बनाई जाती है, एक ही पत्थर को कुरेद कर उस पर चीज़ें उकेर कर उस पर चीज़ें बनाई जाती है, तो उसको मोनोलिथिक स्ट्रक्चर या स्कल्पचर कहते हैं। तो वराहा स्कल्पचर इज अमंग द मैनी मोनोलिथिक स्कल्पचर्स ऑफ द 10th इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो भगवान विष्णु के, लॉर्ड विष्णु के जो 10वें अवतार थे वराहा, लॉर्ड वराहा, तो भगवान वराहा के स्कल्पचर उसमें बनाए गए हैं। मोनोलिथिक स्कल्पचर बनाए, यानी कि एक ही पत्थर पे बनाया है, दो पत्थरों को जोड़ा नहीं गया वहाँ पे। एट द ASI एट द नेशनल पार्क अर्लियर दिस ईयर। तो एक्सप्लोरेशन को 84 साल लगे। लास्ट एफर्ट 1938 में किया गया था, उसके बाद ये अब जाकर ये चीज़ें निकल के आ रही हैं।
ASI टीम डिस्कवर 26 मोस्टली बुद्धिस्ट केव्स। तो 26 वहाँ पे बुद्धिस्ट केव्स मिली हैं, बौद्ध गुफाएं मिली हैं, डेटिंग बैक टू द 2nd and 5th सेंचुरी। तो 2nd से लेके 5th सेंचुरी के टाइम पे, जिस टाइम पे गुप्ता डायनेस्टी रूल किया करती थी, उस टाइम की बात की जा रही है कि उस टाइम की केव्स वहाँ पे मिली हैं। द केव्स एंड सम ऑफ देयर रिमेन्स हैड चैत्य डोर्स। तो उसमें चैत्य डोर्स हैं, स्टोन बेड्स हैं, टिपिकल ऑफ महायान बुद्धिज्म साइट्स। ये कुछ ऐसा लगता है जैसे कि ये महायान बुद्धिज्म की साइट्स हों, यानी कि बुद्धिज्म के जो अलग अलग प्रकार है, महायान बुद्धिज्म, हीनायान बुद्धिज्म, थेरावेडा बुद्धिज्म, उसमें से जो महायान बुद्धिज्म है ये उसका हिस्सा लगता है। दिस डिस्कवरी ब्रिंग्स द टोटल नंबर ऑफ केव्स फाउंड इन द बांधवगढ़ रिजर्व टू 76। तो इस डिस्कवरी से, क्योंकि ये बहुत सारी केव्स मिली हैं, तो इससे ये पता चलता है कि अब बांधवगढ़ रिजर्व में, बांधवगढ़ जो टाइगर नेशनल पार्क है, वहाँ पर इस टाइम पे 76 केव्स हो गई हैं, 76 गुफाएं हो गई हैं। 50 पहले से ही रिकॉर्डेड थी, 26 अभी नहीं मिली हैं। ASI टीम फाउंड 24 इंस्क्रिप्शंस इन ब्राह्मी टेक्स्ट। तो जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, जैसे उस पुराने टाइम पे अगर हम देखें तो 2 मेन स्क्रिप्ट चला करती थी, लिपियाँ चला करती थी, एक ब्राह्मी चलती थी और एक खरोष्टी चलती थी। तो ज़्यादातर अशोका के जो शिलालेख हैं वो भी ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है वही 2nd और 5th सेंचुरी के आसपास का। इंस्क्रिप्शन मेंशंस साइट्स। अब जो इंस्क्रिप्शन है, यानी कि जो चीज़ें लिखी गई हैं, उनमें किन किन जगहों के बारे में मेंशन है? मथुरा के बारे में मेंशन है, कौशाम्बी के बारे में, पावता के बारे में, विजा भरादा और सप्तनारिका। तो ये कई सारी जगहें हैं जिनके बारे में मेंशन है। द किंग्स दे मेंशन इंक्लूड भीमसेन, पोथाश्री और भट्टादेव। तो ये 3 जो राजाएं हैं उनके बारे में भी उसमें मेंशन्ड है। द रिमेन्स ऑफ 26 टेम्पल्स डेट टू द कालचूरी पीरियड। तो जो 26 टेम्पल्स हैं उनकी जो डेट है वो कालचूरी पीरियड जो है 9th और 11th सेंचुरीज, तो वहाँ से मिलती हैं। इन एडिशन टू दिस 2 शैव मठ्स, यानी शिव जी के, अगर हम देखें तो जो शिव जी के फॉलोअर थे, भगवान शिव के फॉलोअर थे, उनके मठ मिले हैं, वो भी डॉक्यूमेंट किए गए हैं। द कालचूरी डायनेस्टी विच स्प्रेड ओवर पार्ट्स ऑफ गुजरात। तो जो कालचूरी डायनेस्टी थी वो कहाँ कहाँ फैली हुई थी? वो गुजरात में, महाराष्ट्र में, MP में। इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद द अर्लीस्ट एलोरा एंड एलिफेंटा के मॉन्यूमेंट्स। तो महाराष्ट्र में जो एलोरा गुफाएं हैं या फिर एलिफेंटा गुफाएं हैं, तो उनसे भी एसोसिएटेड है, उनसे भी जुड़ी हुई है ये कालचूरी डायनेस्टी। सम रिमेन्स ऑफ द गुप्ता पीरियड, जैसे कि डोर जैम्स एंड कार्विंग्स इन केव्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड। तो गुप्ता पीरियड के जो कुछ अवशेष हैं, दरवाजे की चौखटी हुई या गुफाओं में जो नक्काशी है, वो भी मिलती है। दिस एडिड अ न्यू चैप्टर टू द हिस्ट्री ऑफ द रीजन ऑल्सो नोन एज बघेलखंड। तो ये जो क्षेत्र है बघेलखंड का, जिसको रीजन बोलते हैं, तो ये एक नई हिस्ट्री ऐड करती है इस बघेलखंड के एरिया में। नेक्स्ट आता है GS2 से न्यूज़ देखते हैं। सबसे पहले न्यूज़ आ रही है रीडिस्कवरिंग द बे ऑफ बंगाल, यानी कि बे ऑफ बंगाल से रिलेटेड जो एक ऑर्गेनाइजेशन है बिम्स्टेक जिसको बोला जाता है, तो बिम्स्टेक की बात की जा रही है कि जिस प्रकार से आसियान अपने आप में बहुत ही एक इन्फ्लुएंसिंग एक बॉडी है साउथ ईस्ट एशिया में, उसी प्रकार से बिम्स्टेक भी जो है वो भारत और कुछ आसियान देशों को जोड़कर एक बहुत ही अच्छा नेटवर्क बनाता है। क्योंकि अगर हम सार्क को देखें तो सार्क इस टाइम पे बिल्कुल डेड हो चुका है पाकिस्तान और भारत की वजह से, क्योंकि भारत पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहता, क्योंकि पाकिस्तान अपनी आदतों से सुधरता नहीं है, वो आतंकवादी गतिविधियां करता रहता है। तो भारत का कहना है कि बात और बुलेट दोनों एक साथ नहीं हो सकती, या तो बात कीजिए या फिर बुलेट चलाइए। तो जब बात और बुलेट एक साथ नहीं चलेंगी तो सार्क जो है वो बिल्कुल ठंडे बस्ते में जा चुका है, सार्क का अस्तित्व जो है लगभग ख़त्म होता जा रहा है। तो अभी चौथी बिम्स्टेक समिट हुई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड द ओपनिंग ऑफ द सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज़ एट नालंदा यूनिवर्सिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार के गया में जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वहाँ पर एक सेंटर खोला गया है बे ऑफ बंगाल स्टडीज़ का, यानी कि जहाँ पर बिम्स्टेक के जो देश हैं वो वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, अपने स्टूडेंट्स को भेजेंगे। द ऑफिशियल लॉन्च ऑफ द CBS यानी कि सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज़ हैज़ वंस अगेन डेमोन्स्ट्रेटेड India's commitment to advancing constructive agendas by forging connections and setting up platforms for all those with an interest in the bay। यानी कि जिन जिन का भी बे ऑफ बंगाल में इंटरेस्ट है वो सभी देश जो हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। CBS विल ऑफर कोलैबोरेशंस। अब इसके वजह से ये जो सेंटर बनाया गया है यहाँ से कोलैबोरेशंस निकल के आएंगे, यानी कि इससे क्या होगा, कई सारे अवसर पैदा होंगे। किन किन क्षेत्रों में? जियो इकोनॉमिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में यानी कि भू अर्थशास्त्र और भू राजनीति में, इकोलॉजी में, पारिस्थितिकी के अंदर, ट्रेड यानी कि व्यापार के अंदर, कनेक्टिविटी यानी कि जो हम संपर्क है। अब कनेक्टिविटी कई तरह की हो सकती है, रेल कनेक्टिविटी हो सकती है, एयर कनेक्टिविटी हो सकती है,
टेलीकम्युनिकेशन की कनेक्टिविटी हो सकती है, मैरीटाइम सिक्योरिटी यानी कि जो समुद्री कानून है, समुद्री सुरक्षा है, उसकी बात की जा रही है, मैरीटाइम लॉ, कल्चरल हेरिटेज का मतलब हुआ सांस्कृतिक विरासत, और ब्लू इकोनॉमी यानी कि जो नीली अर्थव्यवस्था है, यानी कि वो अर्थव्यवस्था जो सीधे सीधे समुद्र पे डिपेंड करती है। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रो करवाने में मदद करेगी इस क्षेत्र में। दिस विल स्ट्रेंथन इंडियाज़ ओवरऑल फ्रेमवर्क फॉर मैरीटाइम एंगेजमेंट। तो इसके वजह से भारत का जो ओवरऑल फ्रेमवर्क है मैरीटाइम एंगेजमेंट का, यानी कि जो समुद्री चीज़ें हैं, समुद्री जगहें हैं, मैरीटाइम है, वहाँ पे हम एंगेजमेंट करेंगे, विच एम्स टू एडवांस सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रोथ तो होनी चाहिए, विकास तो होना चाहिए, लेकिन विकास कैसा होना चाहिए? सतत विकास होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए, और वो भी कैसा? इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं। फॉर ऑल बाय फोस्टरिंग क्लोजर नॉटिकल टाइज। द बे हैज़ लॉन्ग बीन अ मेजर कॉमर्स हब फॉर द इंडियन ओशन। तो बे ऑफ बंगाल से बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है अगर हम पूरे हिंद महासागर को देखें, क्योंकि इंडियन ओशन का ही हिस्सा है बे ऑफ बंगाल। इट क्रिएटेड अ कंड्यूट बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट इन टर्म्स फॉर ट्रेड एंड कल्चर। तो ये अपने आप में एक कंड्यूट की तरह है। कंड्यूट का मतलब ये हुआ कि ये अपने आप में एक उस पाइप की तरह है जो चीज़ों को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाता है, यानी कि पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व को जोड़ने के लिए। पश्चिम की अगर हम बात करें, यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या जो मिडल ईस्ट के जो देश हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, उनको हम जोड़ रहे हैं आसियान देशों से इसके थ्रू। ना तो भारत और ना ही चाइना आर पार्टी टू द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द नॉन नेविगेशनल यूसेज ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्सेज 1997। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ना तो भारत मेंबर है, ना चाइना मेंबर है। किसका? यूनाइटेड नेशंस ने एक कन्वेंशन बना रखा है ऑन द लॉ ऑफ द नॉन नेविगेशनल यूजेज ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्सेज। 1997 में इसको बनाया गया था। भारत इसका मेंबर नहीं है। और द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज़ ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्सेज एंड इंटरनेशनल लेक्स 1992। तो भारत जो है इनका किसी का भी मेंबर नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इन सभी चीज़ों से, और सीधे सीधे एक स्टेटमेंट पूछ लेगा कि भारत इसका मेंबर है या नहीं है। नेक्स्ट आता है GS3 से न्यूज़ आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट भारत के डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ है। जनरल बिपिन रावत की जब डेथ हुई 8 दिसंबर 2021 में, तो भारत को बहुत बड़ा झटका लगा। और जब उनकी डेथ होने के बाद उनका जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसके बाद पिछले 8-9 महीने से अगर हम देखें तो भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS की पोस्ट खाली थी। तो अब CDS की पोस्ट में बीच में मार्च अप्रैल के महीने में कुछ चेंजेस भी किए गए, अमेंडमेंट्स भी किए गए कि किस पर्सन को अपॉइंट किया जा सकता है। तो अब ईस्टर्न कमांड के जो चीफ रहे हैं पहले अनिल चौहान, उनको भारत का CDS लगाया गया है। तो भारत के जो दूसरे CDS बने हैं वो कौन बने हैं? श्री अनिल चौहान बने हैं। द गवर्नमेंट ऑन ट्यूसडे अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, रिटायर्ड फॉर्मर जनरल ऑफिसर हैं ये, कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न आर्मी कमांडर एज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो ये पोस्ट जो थी जब से जनरल बिपिन रावत की डेथ हुई है, जो भारत देश के फर्स्ट CDS थे हेलीकॉप्टर क्रैश में, दिसंबर 2021 में उनकी मृत्यु हुई थी, तब से ये पोस्ट खाली थी। ही विल ऑल्सो फंक्शन एज द सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो CDS होता है, CDS को भारत सरकार का सेक्रेटरी भी बनाया जाता है, सचिव भी बनाया जाता है। किस डिपार्टमेंट का? डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि भारत का जो डिफेंस मंत्रालय है उसके अंदर भी आता है, रक्षा मंत्रालय के अंदर भी आता है। विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अजम्पशन इन जून, द गवर्नमेंट अमेंडेड द सर्विस रूल्स ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो जून में सरकार ने कुछ रूल्स चेंज किए थे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, अलाउइंग रिटायर्ड सर्विस चीफ्स एंड 3 स्टार रैंक ऑफिसर एलिजिबल फॉर कंसिडरेशन फॉर द कंट्रीज टॉप मिलिट्री पोस्ट। तो उससे पहले 4 स्टार, एटलीस्ट 4 स्टार रैंकर ऑफिसर हुआ करता था, लेकिन अब 4 स्टार रैंक ऑफिसर मिल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो इस वजह से जून में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के रूल्स को चेंज करते हुए जो रिटायर्ड सर्विस चीफ्स हैं उनको भी कहा गया कि आप भी एलिजिबल हैं, और साथ ही साथ जो 3 स्टार रैंक ऑफिसर होगा उसको भी एलिजिबल कर दिया गया इस पोस्ट के लिए। हाउएवर, विद एन एज लिमिट ऑफ 62 ईयर्स ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, रिटायर्ड सर्विस चीफ वर लार्जली रूल्ड आउट, स्पेशली सो फॉर द प्रेजेंट कंसिडरेशन। तो रिटायरमेंट के बाद लेफ्टिनेंट जनरल चौहान जो है टुक ओवर एज द मिलिट्री एडवाइज़र। तो उन्होंने मिलिट्री एडवाइज़र की पोस्ट ले ली थी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट में लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी कंडारे के लिए, क्योंकि इस टाइम पे अगर हम लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी को देखेंगे तो ये इस टाइम पे रिटायर्ड हो चुके हैं। तो रिटायर होने के बाद इन्होंने मिलिट्री एडवाइज़र की पोस्ट ली और अब ये जो है CDS की पोस्ट ले रहे हैं।
दिसंबर 2019 में गवर्नमेंट ने अप्रूव किया क्रिएशन ऑफ द पोस्ट ऑफ सीडीएस। तो दिसंबर 2019 में पोस्ट की स्थापना की गई, सीडीएस पोस्ट की, जिसको कारगिल युद्ध के बाद बताया गया था, कहा गया था, कारगिल की जो कमेटी थी, कारगिल की रिव्यू जो कमेटी थी, उसकी रिकमेंडेशन में भी कहा गया था कि भारत की सीडीएस की पोस्ट भारत में होनी चाहिए। तो ये भारत का डिफेंस मिनिस्टर का प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइज़र होता है, कि जो भारत में डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री हैं, तो उनको जो भी चीज़ें कुछ रिकमेंड करना होता है तो वो कौन करते हैं, वो प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइज़र करते हैं। और वो कौन होता है, वो भारत का सीडीएस है। इन एडिशन द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स वाज क्रिएटेड एज द 5th डिपार्टमेंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 5वां डिपार्टमेंट बनाया गया, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। इसके सेक्रेटरी बनाए गए सीडीएस को, यानी कि सीडीएस फंक्शनिंग एज इट्स सेक्रेटरी। जनरल रावत वाज पुशिंग फॉरवर्ड द एम्बिशियस प्लान। अब देखिए, जनरल रावत बहुत ही बड़ा काम कर रहे थे। जब उनकी मृत्यु हुई तो प्रधानमंत्री का फेस भी देखने लायक था उस टाइम पे, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि अगर ये पर्सन चले गए हैं तो अब उनके द्वारा किया गया जो काम शुरू किया गया था वो काम पूरा कैसे होगा। लेकिन जैसे कहा जाता है कि काम कोई भी रुकता नहीं है, व्यक्ति आते हैं, व्यक्ति जाते हैं, लेकिन काम निरंतर चलता रहता है। तो जो काम जनरल रावत ने स्टार्ट किया था वो जनरल चौहान करेंगे अब स्टार्ट, उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो जनरल रावत वाज पुशिंग फॉरवर्ड द एम्बिशियस प्लान फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्म फोर्सेस, यानी कि भारतीय सशस्त्र बल जो हैं उनका रीऑर्गेनाइजेशन करने का बहुत ही एक महत्वाकांक्षी अगर एक काम कहें जो भारत सरकार कर रही थी जनरल रावत के अंडर में, इनटू इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। तो थिएटर कमांड बनाने की बात की जा रही थी। जिस तरह से चाइना ने भी थिएटर कमांड बना रखे हैं, यूएसए ने भी थिएटर कमांड बना रखे हैं, तो भारतीय आर्मी या भारतीय डिफेंस जो है वो भी अपने आप में थिएटर कमांड के रूप में काम करना चाह रही थी। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट वापस से डिफेंस न्यूज़ आ रही है। तो कार्ल गुस्ताफ M4, तो ये एक आप कह सकते हैं कि रॉकेट लॉन्चर की तरह से काम करता है, कि एक सोल्जर जो है इसको अपने कंधे पे रखता है और इसको एक रॉकेट लॉन्चर के रूप में इस्तेमाल करता है। तो ये कहा जा रहा है कि अब ये भारत में भी प्रोड्यूस होंगे। ये स्वीडन की जो साब कंपनी है वो बनाती है और इसको वो कह रहे हैं कि अब भारत में भी प्रोड्यूस करेंगे। स्वीडिश डिफेंस मेजर साब ऑन ट्यूसडे अनाउंस्ड प्लान्स टू मैन्युफैक्चर इट्स कार्ल गुस्ताफ M4 वेपन सिस्टम इन इंडिया। तो कार्ल गुस्ताफ M4 जो हथियार प्रणाली है उसको भारत में निर्माण करने की योजना है और उसकी घोषणा की गई है। मैन्युफैक्चरिंग वुड बी डन बाय अ न्यू फुल्ली साब ओन्ड सब्सिडरी साब FFV इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो एक नई सब्सिडरी बनाई गई है भारत में, उसके द्वारा इसको बनाया जाएगा। टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी 2024 में। आर्मी हैज़ बीन यूजिंग द आइकॉनिक कार्ल गुस्ताफ सिंस 1976। तो भारतीय मिलिट्री, भारतीय आर्मी इसको 1976 से इस्तेमाल कर रही है और अभी इसके MK2 और MK3 वर्जन्स को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आता है विदेशी पर्यटक के बारे में भी डेटा आया है, तो वो देखते हैं। कहा जा रहा है कि 2021 में विदेशी पर्यटक बहुत कम आए हैं। आने भी स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि 2021 में कोरोना वायरस पेंडेमिक की बहुत ज़बरदस्त लहर भारत में चल रही थी। तो इसके वजह से जो टूरिज़्म था वो बिल्कुल बैक सीट पे था, टूरिज़्म बिल्कुल बंद था उस टाइम पे। तो फॉरेन टूरिस्ट का आना अपने आप में कम है, ये स्वाभाविक सी बात है, इसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं होनी चाहिए। COVID-19 pandemic and the resulting restrictions saw foreign tourist arrivals in India dip by 44% in 2021। तो 44.5% की गिरावट देखी गई विदेशी पर्यटकों में जो भारत में जिनका आगमन हुआ। While in 2020 2.74 million foreign tourists had visited India, in 2021 the number was 1.52 million। तो 2020 में 27 लाख लोग भारत आए थे फॉरेन टूरिस्ट, 2021 में 15 लाख लोग भारत आए हैं। तो भारत का जो इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022 है, जिसको वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धांकर जी ने रिलीज़ किया है, उनका कहना ये है कि जो NRIs हैं उनका आना बढ़ गया है, 52.6% बढ़ गया है 2021 में। 2021 में अगर हम देखें तो टॉप 15 कंट्रीज़, 15 प्रमुख देश जहां से फॉरेन टूरिस्ट भारत में आते हैं वो हैं US, UK, बांग्लादेश, कनाडा, नेपाल, अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया। हालांकि नेपाल अपने आप में नया एक अलग से देश है, लेकिन नेपाल और भारत बहुत ज़्यादा पास हैं। द UAE वाज द टॉप डेस्टिनेशन फॉर इंडियंस इन 2021। तो अगर जो टॉप डेस्टिनेशन देखें जो भारतीय लोग बाहर गए हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो टॉप डेस्टिनेशन गया है 2021 में वो UAE गया है। लोग वहाँ पे जॉब करने के लिए काफ़ी लोग जाते हैं। उसके बाद US गए हैं, फिर कतर गए हैं, ओमान गए हैं और फिर UK गए हैं। दीज नेशंस अकाउंटेड फॉर नियरली 81% ऑफ फॉरेन टूरिस्ट अराइवल इन इंडिया लास्ट ईयर। तो पिछले साल 81% जो फॉरेन टूरिस्ट आए हैं वो इन 15 देशों से ही आए हैं।
एयर ट्रैवल सबसे ज़्यादा फेवरेबल मोड रहा है कि जो भी फॉरेन से आने वाला पर्सन है वो एयर ट्रैवल से भारत में आया है, एयरप्लेन में बैठ के आया है। 87.5% लोगों ने, अगर 100 व्यक्ति आ रहे हैं, 100 में से मान के चलिए 88 लोग जो हैं वो किससे आ रहे हैं, एरोप्लेन से आ रहे हैं। द नंबर ऑफ इंडियन नेशनल्स डिपार्टिंग द कंट्री सो अ राइज इन 2021 एज कम्पेयर टू 2020। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2021 में भारत से बाहर जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। 2020 में कम लोग गए थे बाहर, क्योंकि 2020 में मार्च के बाद रेस्ट्रिक्शंस लग गई थी, लेकिन 2021 में काफ़ी लोग बाहर गए। 2021 में 8.55 मिलियन इंडियन नेशनल्स यानी करीब करीब 85 लाख भारतीय जो हैं उन्होंने देश छोड़कर वो दूसरे देशों में गए हैं, जो कि अपना में एक 7.3% का इंक्रीज़ है। नेक्स्ट आता है सेंटर प्रमोट्स इंडियन ओवरसीज बैंक ईडी श्रीवास्तव एज एमडी एंड सीईओ। तो सेंटर ने जो अजय कुमार श्रीवास्तव हैं, जो प्रेजेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के, उनको एमडी और सीईओ लगाया है इंडियन ओवरसीज बैंक का। ये अपना आप में इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अब बात आ रही है कि हम क्या स्टेप्स ले रहे हैं जिससे कि भारत में जो मेडिकल टूरिज़्म है, अब मेडिकल टूरिज़्म क्योंकि भारत का बहुत फेमस है, दूसरे देशों में आप जाएंगे तो वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत महंगी हैं। हालांकि भारत में भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, लेकिन फिर भी दूसरे देशों के मुकाबले भारत में देखा जाए तो एक्सपेंडिचर ऐसा है जो पर्सन अफोर्ड कर सकते हैं। तो ड्यूरिंग द इनॉग्रल सेरेमनी, अब यहाँ पे बात की जा रही है ट्रेडिशनल मेडिसिन की। ट्रेडिशनल मेडिसिन का मतलब हुआ जैसे भारत में हम आयुर्वेद की बात करें, यूनानी की बात करें, सोवा रिग्पा की बात करें या फिर नेचुरोपैथी की बात करें, तो ये सभी ट्रेडिशनल सिस्टम है। तो इसका मेडिकल टूरिज्म भारत में बढ़ाने की बात कही जा रही है। ड्यूरिंग द इनॉग्रल सेरेमनी ऑफ द ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन समिट जो अप्रैल 2022 में हुआ था गांधीनगर गुजरात में, उन्होंने उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि भारत में एक स्पेशल कैटेगरी होनी चाहिए आयुष वीज़ा की। वो टूरिस्ट जो मेडिकल के लिए भारत आना चाहते हैं वो आयुष वीज़ा लगवाकर भारत आ सकते हैं। फिर एक आयुष मार्क सर्टिफिकेशन स्कीम भी चलाई गई है। इस स्कीम को क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया चला रहा है 2009 से। फिर आता है कि अफोर्डेबल मेडिकल इक्विपमेंट देने की बात की जा रही है पेशेंट्स को, कि मेडिकल इक्विपमेंट्स जो दिए जाते हैं, जैसे कि कानों में अगर किसी को सुनाई कम देता है तो हियरिंग एड के लिए, चश्मे के लिए, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कई सारे मेडिकल इक्विपमेंट हैं जो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। तो पेशेंट्स को, मरीजों को वो किस तरह से अफोर्डेबल मिल पाएँ उसके ऊपर सरकार काम कर रही है। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर आता है, यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के तहत, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है जो कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आता है, वो इम्प्लीमेंट कर रहा है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो ये स्कीम क्या है? स्कीम प्रोवाइड करती है एक एनुअल हेल्थ कवर, एक सालाना एक हेल्थ कवर प्रोवाइड करती है 5 लाख का पर एलिजिबल बेनिफिशियरी, यानी कि जो पर मेंबर के लिए है कि 5 लाख रुपए फॉर सेकेंडरी एंड टर्जरी केयर। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें प्राइमरी हेल्थ केयर में, क्योंकि प्राइमरी हेल्थ केयर लगभग फ्री है, तो प्राइमरी हेल्थ केयर इसके अंदर काउंट नहीं होता। सेकेंडरी हॉस्पिटल्स में और टर्जरी हॉस्पिटल्स कौन से हुए? जैसे कि अगर हम एम्स जाएं या पीजीआई चंडीगढ़ जाएं, तो ये जो हॉस्पिटल्स हैं ये टर्जरी केयर में आते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका एडमिशन होता है, यानी कि यहाँ पे अगर आप एडमिट होते हैं, तो वहाँ पे जो भी खर्चा होता है वो आयुष जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसकी जो स्कीम चल रही है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की, आयुष्मान भारत की जो योजना चल रही है, इसके तहत उसके लिए पैसा दिया जाता है। हॉस्पिटलाइजेशंस कोरेस्पोंडिंग टू 1949 ट्रीटमेंट प्रोसीजर। तो भारत में करीब करीब 1950 ऐसे प्रोसीजर्स हैं ट्रीटमेंट के जिसके लिए पैसा दिया जाएगा अक्रॉस 27 स्पेशलिटीज़। द ट्रीटमेंट पैकेजेस अंडर आयुष्मान भारत कवर फॉर द कॉस्ट ऑफ इम्प्लांट्स। तो कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट्स देख लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कॉन्ग्रेचुलेट सिटीजन्स ऑफ बुरहानपुर MP फॉर बिकमिंग द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, डेफिनेटली 100% मैं कहूँगा आपसे कि 100% एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला जो है वो अपने आप में भारत का पहला हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट बन गया है। यानी कि बुरहानपुर ज़िले में एक भी घर ऐसा नहीं है जहाँ पर नल से पानी ना आ रहा हो। बुरहानपुर को दरवाज़ा ऑफ दक्षिण भी कहा जाता है MP में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दोनों सवाल बहुत ज़रूरी हैं। MP PCS वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साथ में आप चाहे UP PCS की तैयारी कर रहे हो, उत्तराखंड का कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो, सभी एग्जामों में डेफिनेटली ये सवाल पूछा जाएगा। कुछ सवालों को देख लेते हैं। 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज़ डे मनाया जाता है, जिससे कि हम पूरे दुनिया में कहा जाता है कि ये इसको रेबीज़ को हम
ख़त्म कर सकें। तो उसके ऊपर कुछ सवाल हैं। पहला सवाल कहता है कि जो शब्द है रेबीज़ इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड रेबीज़ मीनिंग मैडनेस। तो रेबीज़ का मतलब अगर लैटिन भाषा का शब्द है ये, उसमें इसका मतलब होता है पागलपन। इट मे ऑल्सो भी रिलेटेड टू अ संस्कृत वर्ड दैट मीन्स टू रेज। इसका संस्कृत से भी हम कर सकते हैं, इसका मतलब निकाल सकते हैं, जिसका मतलब है क्रोध करना। तो वो वर्ड क्या है? तो वो है रभास। नेक्स्ट आता है ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार दिस कैरेक्टर वाज डिपिक्टेड एज द स्पिरिट ऑफ मैड रेज, यानी कि एक स्पिरिट है, यानी कि चरित्र है किसका? जानवरों में पागल, क्रोध, उन्माद जैसी चीज़ें आती हैं। तो ये ग्रीक एंटिटी क्या है? और इस रेबीज़ का जो वायरस है उसका नाम भी यही रखा गया है, तो ये है लैसा वायरस या लैसा इसका नाम है। आपको फ्रेंच केमिस्ट का या माइक्रोबायोलॉजिस्ट का नाम बताना है जिन्होंने लाखों लोगों की जान बचाई है वैक्सीन बनाकर रेबीज़ की। तो वो कौन है? वो है लुइस पास्चर। फिर आता है WHO रिकमेंडेड मेथड फॉर डायग्नोजिंग रेबीज इज अ प्रोसीजर कॉल्ड फैट। तो WHO ने एक मेथड बताया है जिसका नाम है फैट। उस फैट की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, उसका नाम है फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट। फिर आता है रेबीज इज कॉमनली एसोसिएटेड विद अ सेट ऑफ सिम्टम। रेबीज में कुछ सिम्टम आते हैं, यानी कि उस आदमी को, उस पर्सन को किस चीज़ को सटकने में मुश्किल होती है, पैनिक होता है जब भी वो पानी पीता है या कुछ करता है, और वो अपनी प्यास भी नहीं बुझा पाता। क्यों? क्योंकि जब वो एक डॉग उसको काटता है तो उसके अंदर वो डॉग जैसी प्रवृत्ति होने लगती है, जिसको हम हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। एक डॉग को अगर हम देखें, कुत्ते को अगर हम देखें, तो उसको पानी से डर लगता है। लगभग वैसी स्थिति उस पर्सन की हो जाती है जिसके अंदर ये वायरस बहुत ज़्यादा फैल चुका होता है, रेबीज़ का। विच कंट्री हैज़ द हाइएस्ट रेट ऑफ ह्यूमन रेबीज़ इन द वर्ल्ड। तो कहाँ पे इंसानों में अगर सबसे ज़्यादा देखें तो सबसे ज़्यादा जो जानवरों में, इंसानों में के अंदर रेबीज़ की जो मात्रा पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? भारत में। क्योंकि भारत में इंसान भी बहुत ज़्यादा है, कुत्ते भी बहुत ज़्यादा हैं, तो काटना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। डेली आजकल हम न्यूज़ में देख रहे हैं, सोसाइटीज़ में देख रहे हैं, लोगों ने अपने अपने घरों में डॉग्स पाल रखे हैं और वे डॉग्स जो हैं वो जो आसपास की सोसाइटी के लोग होते हैं उनको काट रहे हैं। एक मेमोरियल सेलिब्रिटी रेबीज़ अवेयरनेस फन रन है, इसको किया गया था टू डेडिकेटेड टू विच कैरेक्टर। तो ये पूछा जा रहा है किस कैरेक्टर को डेडिकेट किया गया है? ये है मेरेडिथ पाल्मर। फिर कुछ और क्वेश्चंस आते हैं। वर्ल्ड हार्ट डे क्यों आता है? कि वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को मनाया जाता है। उसके ऊपर कुछ सवाल हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, बायोलॉजी के सवाल हैं। डेफिनेटली कोई ना कोई सवाल इसमें से आपको फंस जाएगा एग्जाम के अंदर। तो क्वेश्चन आ रहा है कि द हार्ट हैज़ 5 मेन पार्ट्स। दिल के 5 मुख्य हिस्से हैं, उसमें 4 चैम्बर होते हैं। अगर नीचे के 2 चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहते हैं तो अपर टू चैम्बर्स को क्या कहा जाता है? तो 4 चैम्बर्स में से नीचे 2 वालों को वेंट्रिकल कहते हैं, तो ऊपर वालों को एट्रिया कहते हैं। एंड नेम द मस्कुलर वॉल्स दैट डिवाइड द हार्ट इनटू 2 साइड्स। और आपको उस दीवार का नाम बताना है जो दिल को 2 हिस्सों में बांटता है, तो उसका नाम है सेप्टा। फिर बात आती है कि दिल के केस में टैकीकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया का मतलब क्या है? तो देखिए, टैकीकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा सकता है। अगर आपका हार्ट रेट, बीटिंग हार्ट रेट 100 से ऊपर है तो उसको बोलेंगे टैकीकार्डिया, 60 से कम है तो उसको बोलेंगे ब्रेडिकार्डिया। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नॉर्मली दिल 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। द बैलिनोपेट्रा मस्कुलस हैज़ द लार्जेस्ट हार्ट फॉर एनी लिविंग क्रिएचर। तो यानी कि ये जो पर्सन है, यानी पर्सन तो नहीं है, ये जो भी जानवर है उसका सबसे बड़ा दिल है किसी भी लिविंग क्रिएचर का। इसका दिल करीब करीब 200 किलो का है। ये किसका नाम है? ये ब्लू व्हेल का नाम है। यानी कि ब्लू व्हेल जो धरती पे विचरण करने वाली सबसे बड़ा एक जानवर है, हाथी से भी बड़ा जानवर है ब्लू व्हेल। उसका दिल अपना में 200 किलो का होता है, ये कहा जा रहा है। सवाल ऐसे पूछा गया है। व्हाट इज़ द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। एक हार्ट अटैक में और एक स्ट्रोक में क्या डिफरेंस है? इसको समझिए कि अगर ब्लड का फ्लो दिल पे रुक जाता है, यानी कि ब्लॉकेज हो जाता है फ्लो में, ब्लड फ्लो में दिल पे, तो हार्ट अटैक आएगा। और अगर ब्लड का फ्लो दिमाग पे नहीं होता, ब्रेन में नहीं हो रहा ब्लड का फ्लो, तो स्ट्रोक आता है। यानी कि दिल पे अगर ब्लड का फ्लो आना बंद हो जाए, खून का जो फ्लो है वो बंद हो जाए दिल पे, तो हार्ट अटैक आ जाएगा। और अगर ब्रेन पे खून पहुंचना बंद हो जाए तो स्ट्रोक आ जाएगा। आप मुझे बताइए कि कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा जरूर कि कार्डियक अरेस्ट होता क्या है, क्योंकि जिस तरह से हमने हार्ट अटैक पढ़ा है उस तरह से कार्डियक अरेस्ट भी होता है। ये क्या चीज़ होती है ये भी बताइएगा। नेक्स्ट आता है कि एवरी सेल इन योर बॉडी गेट्स ब्लड फ्रॉम योर हार्ट एक्सेप्ट, यानी कि हर चीज़ों में ब्लड जाता है, दिल के अंदर से, हार्ट से सभी चीज़ों में, पूरी बॉडी में खून पहुंचता है। एक चीज़ ऐसी है जहाँ पे खून नहीं जाता, तो वो क्या है? वो कॉर्निया है। आंखों के अंदर जो कॉर्निया है वहाँ पे खून नहीं जाता।
विच प्रोसीजर नाउ अ डेज कॉमन, आजकल बहुत कॉमन हो गया है, इन्वॉल्व्स टेकिंग अ हेल्दी ब्लड वेसल फ्रॉम योर आर्म, चेस्ट और लेग, करेक्टिंग इट बिलो एंड अबव द ब्लॉक्ड आर्टरीज इन योर हार्ट। इसको बाईपास सर्जरी कहते हैं। बहुत कॉमन हो गया है कि वो आजकल बाईपास सर्जरी से जा रहे हैं, ये पर्सन को बाईपास सर्जरी हुई है, ये बहुत कॉमन हो गया है। फिर पूछा गया है कि कौन सा क्लासिक है 1973 एल्बम का बाय पिंक फ्लॉयड हैज़ ट्रैक्स दैट बिगिन एंड एंड विद हार्ट बीट्स, तो उसको कहा जाता है डार्क साइड ऑफ द मून। तो इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं गाइस। इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी आपका फीडबैक है, सेशन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, बाय बाय।